नेक्स्ट है अपना पास में चैप्टर नंबर 17 दैट इज़ अ कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है और आपके पास में उसके बारे में अपने को पढ़ना है कि कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है। कोरिलेशन इट मीन्स दैट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल ऑफ अ सीरीज दैट चेंज इन द वन वैल्यू, द वन वेरिएबल इट चेंज इन द सेकेंड वैल्यू। मतलब एक वैल्यू के अंदर चेंज करने पर दूसरी वैल्यू के अंदर चेंज होता है। मतलब कोरिलेशन इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। जैसे x इज इक्वल्स टू वाई, तो क्या होगा अगर x में चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा, x पे प्लस करेंगे तो y भी प्लस होगा। ओके, तो अपने पास में क्या होता है कोरिलेशन इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल ऑफ अ सीरीज चेंज दैट इन द वन वेरिएबल एसोसिएट विद द चेंज विद द सेकेंड वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। मतलब पहले वेरिएबल से एसोसिएटेड जो भी वैल्यू है उसके अंदर अपने पास में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि सेकेंड वेरिएबल से जो एसोसिएटेड वैल्यू है उसके अंदर भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आइदर वो चेंज पॉजिटिव हो सकता है, आइदर वो चेंज नेगेटिव हो सकता है। मतलब दो वेरिएबल के बीच में जो आपके पास में रिलेशनशिप होगा उस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेंगे अपन कोरिलेशन से। ये क्या इंडिकेशन करता है कि एक वैल्यू में चेंज करने पर दूसरी वैल्यू में चेंज हो सकता है, एक वैल्यू को प्लस करने पर दूसरी वैल्यू प्लस हो सकती है, या फिर एक वैल्यू को नेगेटिव डिक्रीज करने पर दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, या फिर एक वैल्यू में प्लस करने पर दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है डिक्रीज। तो इस तरीके की कुछ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स और उनकी वैल्यू के अंदर चेंज करेंगे। एक वैल्यू को बढ़ाने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है या एक वैल्यू को डिक्रीज करने से दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज करेंगे, तो दैट्स कॉल्ड अ कोरिलेशन। उसको कहते हैं अपन कोरिलेशन। क्या होता है आपके पास में इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन क्या है? The correlation coefficient helps to measuring the extent of a relationship between the two variable in one figure। एक फिगर के अंदर दो वेरिएबल है तो दोनों के अंदर क्या रिलेशनशिप है दैट्स आपके पास में उसका जो मेजरमेंट है वो अपन किससे निकालेंगे, वो निकालेंगे अपन कोरिलेशन से। या फिर कोरिलेशन एनालिसिस द फैसिलिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स बिहेवियर एंड हेल्पिंग इन द लोकेटिंग द क्रिटिकली इम्पोर्टेंट वेरिएबल ऑन विच अदर आर डिपेंडेंट। मतलब जो आपके पास में क्रिटिकली इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल है और जो कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, उसका इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है, तो उसके बारे में जो अपने पास में इंफॉर्मेशन है वो किससे निकालेंगे, वो कोरिलेशन से निकालेंगे। पहला आपके पास में एक ही डायग्राम के अंदर मोर देन वन वेरिएबल है तो उनके बीच में रिलेशनशिप। दूसरा जो आपके पास में इम्पोर्टेंट वेरिएबल है वो उनका इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है, facility of understanding the economic variable with help to locating the critically important variable on which others dependent। कि उसके ऊपर दूसरे वेरिएबल डिपेंड करते हैं तो इकोनॉमिकली उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी इंपॉर्टेंस कैसी है, उसके बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। when two variable are correlated then the value of one variable can be estimated given the वैल्यू ऑफ अदर। मतलब कि आपके पास में जब दो वेरिएबल को रिलेटेड है द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल कैन एस्टिमेटेड गिवन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल के बेसिस पे, एक वैल्यू के बेसिस पे हम दूसरी वैल्यू का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं आपके पास में। तो उसके लिए आपके पास में कोरिलेशन यूज़ करेंगे कि दो वैल्यू को रिलेटेड है, दो वेरिएबल को रिलेटेड है, एक की वैल्यू में एस्टिमेटेड वैल्यू पता है तो दूसरे का भी एस्टिमेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में नेक्स्ट है कोरिलेशन फैसिलिटी इज द डिसीजन मेकिंग ऑन द बिजनेस वर्ड्स। इट रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रिडिक्शन बेस ऑफ कोरिलेशन इज लाइकली टू बी मोर रिलायबल टू द क्लोजर टू द रियलिटी। मतलब आपके पास में क्या है कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है ऑन द बिजनेस की, कि आपके पास में वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी इस तरह की आपके पास में है। और रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी की आपके पास में अनसर्टेनिटी की रेंज क्या होगी ऑन द प्रिडिक्शन बेस की अपने पास में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी का डिसीजन लेना है आपके पास में कि अगर अनसर्टेनिटी होगी तो क्या होगा, आपके पास में अनसर्टेनिटी की वैल्यूज़ क्या होगी। तो आपके पास में जो डिसीजन मेकिंग है आपके पास में दैट इज़ को किससे निकालते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा होगा कि नहीं होगा, आपके पास में स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा। तो वो सारे डिसीजन अपन कोरिलेट करके वैल्यूज़ को कोरिलेट करके एनालिसिस कर सकते हैं। एक की वैल्यू से दूसरी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। आपके पास में इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द क्रिटिकली इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑन विच दे आर डिपेंड्स उसका पता कर सकते हैं। और आपके पास में है कि रिलेशनशिप बिटवीन कैसे मेजरमेंट कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस आपके पास में जो कोरिलेशन के लिए क्या का यूज होता है। ठीक है, आपके पास में तो क्या होता है आपके पास में कि कोरिलेशंस जो है इफ़ देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इट मे बी अ ड्यू फॉलोइंग रीज़न। आपके पास में क्या हो सकता है, कैसे आपके पास में
टू वेरिएबल है वो कैसे कोरिलेशन में आएंगे? बोथ वेरिएबल यूजिंग द इन्फ्लुएंस बाय द थर्ड वेरिएबल। दो वेरिएबल है आपके पास में है, हाई डिग्री ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल मे बी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द थर्ड वेरिएबल नॉट इंक्लूडेड इन द एनालिसिस। मतलब कि तीन वेरिएबल है, दो वेरिएबल के आपके पास में जो है उसके कोरिलेशन का आपके पास में अपन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, लेकिन थर्ड वेरिएबल जो है वो एनालिसिस में यूज़ नहीं किया जाएगा। बोथ वेरिएबल में बी इन्फ्लुएंस बाय द थर्ड वेरिएबल, मतलब एक थर्ड वेरिएबल ऐसा है जो कि दोनों वेरिएबल को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंट कर रहा है, लेकिन थर्ड वेरिएबल क्या है, एनालिसिस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। मतलब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताना है विद द रेस्पेक्ट टू द थर्ड वेरिएबल, लेकिन वो थर्ड वेरिएबल ऐसा है जो एनालिसिस में तो इंट्रोड्यूस नहीं है। मतलब पहला क्या हो जाएगा आपके पास में कि बोथ वेरिएबल इज इन्फ्लुएंट बाय द थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल ऐसा होगा जो आपके पास में एनालिसिस के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड वेरिएबल हम दोनों वेरिएबल के आपके पास में कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो थर्ड वेरिएबल इन दोनों वेरिएबल को इन्फ्लुएंट करेगा। Mutually independent, when two variables show the higher degree of the correlation that it may be a difficult to explain from the two correlation variable which is the effect because both may be reacting on each other। मतलब आपके पास में दो वेरिएबल है, दोनों आपके पास में डिग्री हायर है कोरिलेशन की, तो उनके बीच में जज करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए अपन ये कह सकते हैं आपके पास में कि जो रिएक्शन है आपके पास में एक दूसरे के ऊपर रिएक्टिंग है वो आपके पास में बहुत ज़्यादा है आपके पास में, या फिर बहुत कम है। ओके, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल डिपेंडेंसी की एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंसी है। प्योर चांस, द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल मे बी ऑब्टेन द ड्यू टू द शेयर कोइंसिडेंसेस। मतलब प्योर चांस है आपके पास में है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, तो दोनों वेरिएबल की जो आपके पास में एसोसिएशन है कि दोनों वेरिएबल मिलके आपके पास में है, दैट्स कॉल्ड अ बिहेवियर ऑफ कोरिलेशन की प्योर चांसेस है ऑब्टेन्ड आपके पास में ड्यू टू द शेयर कोइंसिडेंस। मतलब एक दूसरे के ऊपर आपके पास में डिपेंडेंसी है, ये पूरी डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर। ये क्या है, ये थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी है, ये पूरी डिपेंडेंसी है। और ये क्या कहता है, फर्स्ट वाला क्या था, बोथ ऑफ वेरिएबल इन्फ्लुएंस्ड बाय द थर्ड वेरिएबल, कि थर्ड वेरिएबल से दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट हो रहे हैं किस पे, थर्ड वेरिएबल पे। थोड़े बहुत है या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है म्यूचुअल में। और प्योर में क्या है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, 100% डिपेंडेंट है आपके पास में। तो आपके पास में ये है। अब क्या होता है कि टाइप ऑफ कोरिलेशन की बात करें, कोरिलेशन कौन से टाइप का होता है, पॉजिटिव, मतलब जब एक वेरिएबल के अंदर चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल के अंदर उसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, व्हेन द टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन वन इज इंक्रीजेज एंड अदर इज आल्सो इंक्रीजेज, या फिर वन इज डिक्रीजेज देन अदर इज आल्सो डिक्रीजेज, दैट कॉल अ पॉजिटिव कोरिलेशन। आई बात समझे। जब आपके पास में दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, एक के अंदर इंक्रीजिंग करने पर दूसरे के अंदर इंक्रीजिंग हो रहा है, और एक के अंदर डिक्रीजिंग करने पर दूसरे के अंदर भी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इस तरह के आपके पास में वेरिएबल को क्या कहेंगे आपके पास में, पॉजिटिव कोरिलेशन। कैसे, जैसे आपके पास में ये है इंक्रीजिंग द बोथ ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, कैसे, ये एक्स है और ये वाई है। देखो आपके पास में हमने क्या किया आपके पास में कि अगर x के अंदर आपके पास में वैल्यू देखो इंक्रीज हो रही है, 20 से 25 हो गया, 25 से 28 हो गया, इंक्रीज हो रही है, तो y के अंदर भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया। y x के अंदर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, y के अंदर भी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया आपके पास में ये तो डिक्रीजिंग वाला रिलेशनशिप हो गया, ये इंक्रीजिंग वाला, तो दैट इज ए चेंज। एक के अंदर चेंज करने पर आपके पास में दूसरे के अंदर चेंज होता है, आइदर वो नेगेटिव चेंज हो रहा है या फिर वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव होगी, तो इस रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना। वैल्यू के बेसिस पे नहीं कि वैल्यू बढ़ेगी, एक की बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ रही है, ठीक है, एक की घट रही है तो दूसरे की भी घट रही है, तो दैट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकंड होता है नेगेटिव कोरिलेशन। कैसे कि एक की वैल्यू तो बढ़ रही है, टू वेरिएबल आर एसोसिएट टू ईच अदर व्हेन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज डिक्रीजेज एंड फर्स्ट वेरिएबल इज इंक्रीज, मतलब अपोजिट साइड में आपके पास में रिएक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू तो आपके पास में हो रही है इंक्रीज 10, 12, 14, लेकिन y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या फिर हम कहेंगे x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है आपके पास में, देखो x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, 5, 10 और 15। तो इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब एक की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, दूसरे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या तो दोनों की वैल्यू डिक्रीज हो या दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो, दैट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव कोरिलेशन। जब एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ओके, तो आपके पास में उसको कहते हैं अपन नेगेटिव कोरिलेशन। और आपके पास में दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, that's called a zero, there is a no linear relationship between the two variable, we can say that is a zero correlation. Change in the one value of the variable has no particular effect on the value of the other variable। मतलब एक के ऊपर चेंज करने पर दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है,
कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल के ऊपर, एक में फ़र्क कितना भी चेंज करो दूसरे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो जैसे था वैसे ही है, दैट्स कॉल्ड अ जीरो और नो कोरिलेशन। मतलब 3 टाइप के कोरिलेशन हो गए। पहला हो गया आपके पास में पॉजिटिव, दूसरा हो गया आपके पास में नेगेटिव, और तीसरा आपके पास में हो गया नो, जिसको किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। पॉजिटिव का मतलब दोनों बढ़ेंगे या दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। नेगेटिव का मतलब एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, या दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। और थर्ड वाला आपके पास में क्या है कि वैल्यू में चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक वैल्यू में चेंज किया दूसरी वैल्यू ऐसे ही थी, पहली डिक्रीज हुई तो भी पहले दूसरी वाली ऐसी थी, पहले इंक्रीज हुई तो भी दूसरी वाली ऐसी थी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा वैल्यू में, दैट्स कॉल्ड जीरो कोरिलेशन। यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर कुछ वैल्यू है, जिसको कहेंगे जब आपके पास में कोरिलेशन +1 हो या कोरिलेशन -1 हो, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, दैट 1 है या -1 है, दैट्स कॉल्ड अ परफेक्ट। 0.5 से लेकर के 1 तक हो या -0.5 से लेकर -1 हो, दैट्स कॉल्ड अ हाई कोरिलेशन है। जब 25 से लेकर के 75 तक हो और -25 से लेकर के आपके पास में 0.75 से लेकर के 0.75 प्लस वाला हो 0.25 से लेकर के 0.75 तक, और -0.25 से लेकर के 0.75 तक माइनस वाला हो तो उसको कहते हैं मॉडरेट, और 0 से लेकर के 25 तक हो 0.25 तक हो, या फिर 0 से लेकर के -0.25 तक हो तो उसको कहते हैं लो, और 0 पे क्या कहते हैं, जीरो कोरिलेशन। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की जो वैल्यू है आपके पास में हमेशा -1 से लेकर के 1 के बीच में होती है, तो ही कोरिलेशन होता है, बाकी आपके पास में कोरिलेशन नहीं होता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग द कोरिलेशन, आपके पास में कोरिलेशन को मेजरमेंट करने की कौन कौन सी मेथड है। कोरिलेशन को मेजरमेंट करने की आपके पास में 3 मेथड्स है। कौन कौन सी, पहली स्केटर है, दूसरा क्लार पियर्सन है, और थर्ड है आपके पास में स्पेयरमैन। क्या है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। ओके, थर्ड आपके पास में है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। 3 है, पहला स्केटर डायग्राम, दूसरा है क्लार पियर्सन कोफिशिएंट, और तीसरा क्या है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। 3 आपके पास में है। किसी भी कोरिलेशन को आइडेंटिफिकेशन करने की 3 मेथड है, स्केटर मेथड, क्लार पियर्सन और आपके पास में स्पेयरमैन। तो आपके पास में ये 3 वैल्यू है जिसके अंदर आपके पास में, तो अपने पास में 3 अपने को पढ़ना है, स्केटर डायग्राम है, क्लार पियर्सन से, और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन है ना। स्केटर डायग्राम स्टूडेंट्स क्या है, स्केटर डायग्राम आपके पास में केवल एक डायग्रामेटिकली रिफॉर्मेशन है, इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती, इसके अंदर आपके पास में कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, केवल डायग्रामेटिकल रिफॉर्मेशन है। क्लार पियर्सन के अंदर कैलकुलेशन होगी, और आपके पास में थर्ड कौन सा था, स्पेयरमैन जो आपके पास में है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसके अंदर भी आपके पास में कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले बात करते हैं स्केटर डायग्राम। स्केटर डायग्राम क्या कहता है, स्केटर डायग्राम इज अ मेथड टू डिटरमाइनिंग, आपके पास में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू द डिटरमाइन द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग ऑफ द डेटा। स्कैटरिंग ऑफ द डेटा आपके पास में होगा कि डेटा क्या होगा, स्कैटर क्या होगा। अगर स्कैटरिंग ऑफ द डेटा आपके पास में दोनों वेरिएबल में सेम इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक का इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो स्कैटरिंग ऑफ द डेटा होगा इसके अंदर। स्कैटरिंग मतलब आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा होगा कि जो स्कैटरिंग आपके पास में वैल्यू है, स्कैटरिंग वाली वैल्यू अगर वो इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव होगा, स्कैटरिंग वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव होगा। देखते हैं आपके पास में कैसे स्कैटरिंग होगा। देखिए आपके पास में सबसे पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हेन आपके पास में कि स्कैटरिंग आपके पास में देखो कि यहाँ पे आपके पास में ये डेटा सारा स्कैटरिंग हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे आपके पास में, तो यहाँ आपके पास में सारा डेटा क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। ये जो स्कैटरिंग वाली आपके पास में वैल्यू है, ये जो स्कैटरिंग आपका डेटा हो रहा है आपके पास में, तो ये क्या हो रहा है कि जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो स्कैटरिंग ऑफ द डेटा लीनियर आपके पास में स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग ऑफ द डेटा आपके पास में लीनियर हो रही है, लेकिन वो भी क्या हो रही है, जब ये वैल्यू हाई डिग्री ऑफ द आपके पास में बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एक लीनियर रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है आपके पास में ये, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, आपके पास में इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, आपके पास में दैट इज अ हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आपके पास में क्या, स्कैटरिंग ऑफ द डेटा आपके पास में ज़्यादा स्कैटर है, देखो स्कैटरिंग ज़्यादा है, यहाँ पे स्कैटरिंग बहुत कम है। जैसे यहाँ पे स्कैटरिंग हम कह सकते हैं सिमेट्री अबाउट टू द, एक लाइन है आपके पास में, ये क्या हो रहा है, सिमेट्री अबाउट टू द लाइन में, लेकिन स्कैटरिंग ज़्यादा है तो इसको कहेंगे लो डिग्री पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है, बढ़ तो रहा है, बट नेचुरल सी बात है, लेकिन स्कैटरिंग आपके पास में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो कहेंगे लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको कहेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, और इसको कहेंगे लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। आपके पास में आई बात समझ में, तो स्कैटरिंग पे आपके पास में वैल्यू
डिपेंडेंसी है, दैट इज हाई स्केटर्ड, और आपके पास में हाई स्केटर्ड है, ये लो स्केटर्ड है, मतलब आपके पास में सिमेट्री ज़्यादा है लीनियर के अकॉर्डिंग तो हाई डिग्री हो गया, स्केटरिंग ज़्यादा है तो आपके पास में क्या हो गया, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। आई बात समझे। अब नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो नेगेटिव आपके पास में देखो कि एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है, वाई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपके पास में ये क्या है, ये भी आपके पास में स्केटरिंग हो रही है, स्केटरिंग ज़्यादा है, स्केटरिंग कम है, लीनियरिटी अबाउट टू द लाइन आ रही है, तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्केटरिंग है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन कैसी, लो डिग्री, ये क्या हो जाएगा, हाई डिग्री, ये हाईली आपके पास में नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, ये आपके पास में लो नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। तो ये हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव बढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे स्कैटरिंग कम है, सिमेट्री ज़्यादा है तो हाई, यहाँ पे स्कैटरिंग ज़्यादा है, सिमेट्री कम है तो लो। सेकेंड वाला आपके पास में ये है कि यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, इधर तो बढ़ रहा है बट इधर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सिमेट्री अबाउट टू द लाइन है आपके पास में, दैट इज़ नेगेटिव, और सिमेट्री आपके पास में सिमेट्री अबाउट टू द लाइन है लेकिन कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, लो नेगेटिव कोरिलेशन आपके पास में। अब क्या होता है कि लाइन के भी अपने पास में देखो कि यहाँ पे क्या है कि एक फिक्स हो गया, देखो ये फिक्स हो गया आपके पास में, सब पॉइंट्स जो है सारे एक ही लाइन में आ गए, स्कैटरिंग बहुत कम हो गई है, मतलब सिमेट्री बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टू द लाइन होगी, तो उसको कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसके अंदर आर की वैल्यू कितनी होती है, 1। एक होता है आपके पास में ये भी डिक्रीज हो रहा है, आपके पास में बढ़ रहा है पर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक बिल्कुल एग्जैक्ट टू द लाइन के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है, तो उसको कहते हैं आपके पास में आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, दैट्स कॉल्ड अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। डिक्रीज तो हो रहा है, नेगेटिव होगा, लेकिन आपके पास में कैसा हो रहा है, एकदम परफेक्ट, और ये भी कैसा हो रहा है, एकदम परफेक्ट, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, आपके पास में इसको नेगेटिव कोरिलेशन, ये भी नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये क्या हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब आपके पास में आता है जीरो या कोरिलेशन, आपके पास में जीरो और कोरिलेशन। अब ऐसा कुछ कोरिलेशन है जिसके अंदर आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स बढ़ा दो वाई की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ऐसे स्कैटरिंग हुआ रहेगा या फिर हमेशा ऐसे स्कैटरिंग हुआ रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा आपके पास में ऐसे बढ़ाने पर, तो आपके पास में ये लीनियर नहीं कह सकते, इसको अपन कह सकते हैं नॉन लीनियर, नो लीनियर कोरिलेशन, कोई भी लीनियर कोरिलेशन नहीं है। ओके, ये कैसा, ये तो पैराबोला है, तो पैराबोला लीनियर नहीं होता, तो जो लीनियर कोरिलेशन नहीं होगा तो उसका नाम क्या रहेंगे, नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन। तो आपके पास में 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हमने देखे, कौन कौन से आपके पास में, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, एक नेगेटिव कोरिलेशन, एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एक परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और एक जीरो कोरिलेशन, दैट्स कॉल्ड स्कैटरिंग डायग्राम। ये क्या थे, ये सारे के सारे क्या है बेटा, स्कैटरिंग डायग्राम जो आपके पास में पहला है। अब क्या होगा, डेटा जब आपके पास में कैलकुलेशन पर्पज से करना होगा तो अपन किसको यूज़ करेंगे, डेटा की कैलकुलेशन पर्पज से हम यूज़ करेंगे किसको, क्लार्क पियर्सन कोफिशिएंट आपके पास में कोरिलेशन। तो देखते हैं क्लार्क पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन कैसे यूज़ करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्लार्क मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कौन सी मेथड, क्लार्क पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन ऑफ कोवेरियंस। ठीक है, अब इसके लिए अपने पास कोवेरियंस निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, दैट इज कोवेरियंस इज अ स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिग्री टू द टू वेरिएबल इज वेरी टुगेदर। दो वेरिएबल की आपके पास में डिग्री जो क्या हो रही है, दोनों साथ एक साथ चेंज हो रही है। कैसे, देखिए आपके पास में कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स वाई अपॉन एन। ठीक है, वेयर एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार क्या होता है, मीन होता है, और y इज इक्वल्स टू कितना, y माइनस वाई बार आपके पास में ये होता है। तो कोवेरियंस ऑफ आपके पास में कोवेरियंस कैसा होगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, दैट्स अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस। कोवेरियंस का क्या है स्टूडेंट्स, एक बेसिक फॉर्मूला है कोवेरियंस कैलकुलेट करने का। x बार और y बार क्या है, मीन है। ओके, x बार और y बार क्या है, मीन है। अब आपके पास में क्या होता है कि क्लार्क कोफिशिएंट आपके पास में ऑफ कोवेरिएशन, जिसको रिप्रेजेंट किसको कहेंगे, r से, किससे कहेंगे, r से, क्लार्क कोफिशिएंट ऑफ कोवेरिएशन, ये तो कोवेरियंस का फॉर्मूला है। क्लार्क कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस क्या होता है, दैट इज r, दैट इज अ कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई, दैट्स क्या होगा आपके पास में, ये जो आपके कोवेरियंस फाइंड किया था वो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। Clark coefficient of correlation is represented by covariance of x y upon standard deviation of x और standard deviation of y। तो आपका ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो किस तरह से बन जाएगा आपके पास में, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, r इज इक्वल्स टू कौन सा, क्लार्क पियर्सन, r इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y।
ओके, कोवेरियंस कितना था आपके पास में, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन, एक्स कितना था एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई कितना था वाई माइनस वाई बार। तो आपके पास में इसको इसके अंदर पुट कर लेते हैं एक्स की जगह, इसको इसके अंदर पुट कर लेते हैं वाई की जगह, इन दोनों को उठा करके यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास में वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लार्क पियर्सन, ये क्लार्क आपके पास में है, पियर्सन कोरिलेशन आपके पास में क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये जो एन है कैपिटल एन क्या रहता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, सिग्मा एफ आई नहीं रहता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कौन सा, ये कैपिटल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है। ये क्या होता है सिग्मा एक्स, ये छोटा वाला सिग्मा, ये भी सिग्मा होता है, सिग्मा एक्स क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा वाई क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स रहता है और ये कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई रहता है, ठीक है। कोवेरियंस आपके पास में एक्स वाई कितना, एक्स आपके पास में ये मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स बार और वाई इंटू वाई बार बाय एन हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन का होल स्क्वायर, दैट इज स्टैंडर्ड वेरिएशन। ये हो गया कोवेरियंस, ये हो गया स्टैंडर्ड वेरिएशन ऑफ एक्स, ये स्टैंडर्ड वेरिएशन ऑफ वाई। इन सबको उठा करके अगर अपने पास में इस वाले फॉर्मूले में पुट करें, इसके अंदर किसको, कोवेरियंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई को, तो क्या मिलेगा, वो आपके पास में मिलेगा आर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, जिसको आप ये भी कह सकते हो, ओके। आपके पास में x क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस एक्स बार और y क्या हो जाएगा y माइनस वाई बार, ये ऐसा कुछ हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास में हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट कोरिलेशन बाय क्लार्क पियर्सन आपके पास में मेथड से। तो क्लार्क पियर्सन मेथड का नाम मेंशन होता है आपके पास में कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है, क्लार्क पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसको निकालने के लिए इन्होंने 3 मेथड्स दे दी हैं आपके पास है। सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड, सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। डायरेक्ट मेथड आर इज इक्वल्स टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। और दैट इज़ अ स्टेप्ड एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड कुछ इस तरीके से लिखी गई है। यहाँ जो डी एक्स होता है दैट्स कॉल्ड अ एज्यूम मीन, क्या होता है एज्यूम मीन होता है। ये सभी जगह जहाँ जहाँ डी एक्स है सभी जगह क्या लग जाता है एज्यूम मीन लग जाता है आपके पास में, ओके। तो स्टेप डिवीजन मेथड एज्यूम मीन का फॉर्मूला आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा उस फॉर्मूले का यूज़ करके आप आपके पास में क्या निकाल सकते हैं क्लार्क पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई सी मेथड लगाओ, चाहे ये लगाओ चाहे ये या चाहे ये, जो भी आपकी इच्छा वो लगा सकते हो, ओके। कोई से भी मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, देखते हैं इसको। कैलकुलेटिंग द क्लार्क पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग द एक्चुअल मीन मेथड डायरेक्ट मेथड एज्यूम मीन मेथड, ओके। यहाँ तो वैसे नाम दे रखा है एक्चुअल मीन मेथड डायरेक्ट मेथड एज्यूम मीन मेथड, आपको मेथड का नाम भी याद नहीं है तो भी चल जाएगा क्योंकि हमारे पास में इतना नहीं है। ये एक्चुअल मीन डायरेक्ट और एज्यूम मीन आपके पास में है, ये आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास में ज़्यादा यूज़ होते हैं नाम से, अपने तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास में है उससे अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स गिवन है, वाई गिवन है, अपन कैलकुलेट कर रहे हैं आपके पास में क्या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आपके पास में सबसे पहले हमने x निकाला कितना x माइनस एक्स बार, y उसका स्क्वायर कर देंगे, y गया हुआ था तो y माइनस वाई बार निकाल के उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, एक निकालेंगे एक्स वाई, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना उसको देखे जरा कितना था सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो तो x बार कितना हो गया दैट इज़ अ मीन, y बार कितना हो गया आपके पास में ये वाला मीन। तो x क्या है x माइनस एक्स बार, y कितना है y माइनस वाई बार, तो ये y का x का स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज़ अ y का स्क्वायर दैट्स सिग्मा वाई स्क्वायर, और ये एक्स वाई तो इसका सिग्मा x और y का मल्टीप्लाई करना है। इस आपके पास में जो x आया था उसका और y आया था उसका क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे x और y का, तो आपके पास में ये आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई दैट इज़ अ 17, आई बात समझ में, दैट इज़ अ 17 आपके पास हो जाएगा ये। अब क्या करना है आपको फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा 0.98 दैट इज़ अ हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ऐसा भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं अपने पास जिसका नाम डायरेक्ट मेथड है ना, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे
आपको x दे रखा है, y दे रखा है, क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? वाई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्स वाई। ये सिग्मा इसका भी, सिग्मा इसका भी, सिग्मा इसका भी, ठीक है, इसका भी सिग्मा, इसका भी सिग्मा, सबका सिग्मा कर दिया। अब फॉर्मूला हमने यूज़ किया डायरेक्ट मेथड का, n इंटू सिग्मा एक्स वाई, ये रहा सिग्मा एक्स वाई, इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स था सिग्मा वाई था, ये पुट कर दिया, n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ये रहा, इंटू वाई इंटू सिग्मा एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा वाई का स्क्वायर। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फॉर्मूला जितना बड़ा दिख रहा है कैलकुलेशन उतनी ही छोटी है, टेबल भी उतनी छोटी बनेगी, ओके। फॉर्मूला जितना बड़ा दिखेंगे आपके पास में उतनी ही कैलकुलेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ओके। फॉर्मूले से देख के घबराना नहीं है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए, क्लार्क पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने पर कैलकुलेट किया, इसका भी आंसर कितना आ गया? 0.98, ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में एज्यूमिन मेथड यूज़ करना है। देखो एज्यूमिन मेथड कैसे यूज़ करना है, एक्स में एज्यूम कर लिया 3, वाई में एज्यूम कर लिया आपके पास में 7। भाई ये एज्यूम मेथड है। एज्यूम मेथड में आप आपकी इच्छा हो जो एज्यूम करो, आपकी इच्छा हो तो आपके पास में एक्स के अंदर कोई सी भी वैल्यू एज्यूम करो, भले 2 एज्यूम करो, 4 एज्यूम करो, 5 एज्यूम करो, एज्यूम करते हैं, ठीक है। और वाई के अंदर आपके पास में क्या है कि वाई के अंदर भी एज्यूम करना है, आप 6 एज्यूम करो, 4 एज्यूम करो, 3 भी एज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं, 10 भी एज्यूम करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर से आपने 3 एज्यूम किया, इसके अंदर से क्या एज्यूम किया? 7 एज्यूम किया, 3 और 7 आपने एज्यूम किया, एक के अंदर से 3 एज्यूम किया, एक के अंदर से 7 एज्यूम किया, ठीक है। फिर आपके पास में इसका फॉर्मूला देखेंगे पहले, उसके बाद टेबल की तरफ चलेंगे, फॉर्मूला देखेंगे आपके पास में ये रहा फॉर्मूला, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। आपको क्या चाहिए? dx चाहिए, क्या चाहिए? dy चाहिए। तो dx कैसे निकालना है? dx आपने छोटे क्लासों से निकाला है, dx आपके पास में निकालना है। देखो dx कैसे निकालोगे? dx निकालते हो अपने पास में x माइनस ए कर देते हैं, x माइनस ए मतलब xi माइनस ए करो, आपके पास में xi माइनस ए निकालो तो आपके पास में 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 3 0 4 माइनस 1 4 माइनस आपके पास में 4 माइनस 3 1 और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 2। तो dx आ गया, आई बात समझ में। dx कैसे निकालेंगे? xi माइनस ए से। और आपके पास में dy कैसे निकालेंगे? y माइनस आपके पास में a से, y माइनस a, ये रहा y, इसमें ए सब्ट्रैक्ट किया एज्यूम मीन इसका, तो ये आपके पास में dy आ गया, ये dx आ गया, ठीक है, dy dx आ गया आपके पास में, dy बाई dx आ गया, सिग्मा dx सिग्मा dy, dx का स्क्वायर कर देंगे उसका सिग्मा, dy का स्क्वायर करेंगे उसका सिग्मा, dx dy निकालेंगे उसका क्या कर देंगे? सिग्मा, ये सिग्मा। तो जो भी वैल्यू निकालनी थी एज्यूम मीन में आपके पास में सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा dx सिग्मा dy सिग्मा dx स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर सिग्मा dx dy, ये सब की सब वैल्यू उठा करके डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करनी है? पुट करनी है। n की वैल्यू कितनी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5, ओके। आपके पास में कैपिटल N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जबकि पहले कितना था? सिग्मा एफ है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप स्मॉल n भी लिख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसके अंदर से वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू सारी अपने पुट कर दी, कैलकुलेट किया 0.98 वही आया जो आपने ऊपर वाली मेथड से कैलकुलेट किया था, और जो उसके ऊपर वाली मेथड से कैलकुलेट किया था वो भी यही आया है। तो चाहे आपके पास में इस वाली मेथड से नाम क्या रखा है इन्होंने? एक्चुअल मीन रखा है, इस वाली मेथड का नाम डायरेक्ट मीन रखा है, डायरेक्ट मेथड रखा है, और इस वाली मेथड का नाम क्या रखा है? एज्यूम मीन मेथड रखा है। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, चाहे ये लगाओ चाहे इससे ऊपर वाला, चाहे ऊपर वाला, आंसर हमेशा एक ही आने वाला है, ठीक है। एक आपके पास में है, आपके पास में स्टेप डिवीजन मेथड नाम रखा है, कैलकुलेट द क्लार्क कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन में आपके पास में केवल इतना सा डिफरेंस है कि जहाँ dx था वहाँ पे डैश आएगा, जहाँ पे dy था वहाँ पे डैश आएगा। डैश कैसे निकालना है? जो आपके dx निकला था और जो आपके dy निकला था उसको डिफरेंस से डिवाइड कर दो। डिफरेंस कितना है? 10 का h, तो h से डिवाइड कर दो। इसका डिफरेंस कितना आपके पास में? 2 का, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो dx को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा? d डैश x। dy को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? d डैश y, ओके। अब आपके पास में फॉर्मूला देख लो, ये रहा फॉर्मूला, जहाँ पे dx था वहाँ पे क्या लगाना है? डैश। ये सभी जगह जहाँ पे dx था वहाँ पे d डैश x हो जाएगा, जहाँ पे dy था वहाँ पे क्या हो जाएगा? d डैश y। dx कैसे निकालना है? d डैश x कैसे निकालना है? dx बाय जो वैल्यू का डिफरेंस है वो, dy कैसे निकालना है? आपके पास में वैल्यू का डिफरेंस है वो d डैश x स्क्वायर d डैश y स्क्वायर dx dy, उसका क्या कर देंगे अपन? सिग्मा, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया।
डी एक्स का सिग्मा, डी वाई का सिग्मा, डी एक्स स्क्वायर, डी डैश वाई स्क्वायर और सिग्मा ऑफ डी डैश एक्स डी वाई डैश, है ना। आपके पास में ये सब सारी कैलकुलेशन करनी है आपके पास में, फिर क्या करना है उसको अपनो पुट करना है। तो आपके पास में देखिए फॉर्मूला केवल और केवल किसका डिफरेंस है, डैश का डिफरेंस है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आ गई है आपको वो इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करनी है, पुट करनी है। तो हमने ये पुट कर दी। आपके पास में n5 है, डी डैश की वैल्यू, डी डैश एक्स की वैल्यू, डी डैश वाई की वैल्यू, डी डैश एक्स का स्क्वायर, डी डैश वाई का स्क्वायर, कैलकुलेट किया कितना है 0.98, हाईली कोरिलेटेड। तो चाहे कोई सी मेथड लगाओ, डायरेक्ट मेथड लिखाओ, मीन एज्यूम आपके पास में डायरेक्ट वाली दिखाओ, एज्यूम मीन वाली लगाओ, स्टेप डेविएशन निकालो, तीनों से कोरिलेशन के जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप क्या यूज़ करेंगे, क्लार्क पियर्सन कोफिशिएंट फॉर द कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन, कोफिशिएंट कोरिलेशन नाम आएगा क्लार्क का, तो भी आपको यही यूज़ करना है। कोरिलेशन केवल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है तो भी इसको यूज़ करना है, क्योंकि सिपरमैन आपके पास में क्या होता है, सिपरमैन रैंक डिसाइड करता है कि रैंक से आपके पास में इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास में क्लार्क पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट देखेंगे अपने पास में सिपरमैन आपके पास में रैंक कोरिलेशन। यहाँ कुछ फॉर्मूले अपन देख लेते हैं क्लार्क पियर्सन कोफिशिएंट के आपके पास में फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जो हमने देखा था आपके पास में कोवेरियंस का, दूसरा आपके पास में था सिग्मा आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ओके, तीसरा फॉर्मूला था एक्चुअल मीन वाला, जिसका नाम एक्चुअल मीन रखा है। चौथा फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड रखा है। ओके, और फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला आपके पास में एज्यूम मीन रखा है, और सिक्स नंबर के फॉर्मूले का नाम रखा है स्टेप डिवीजन मेथड। तो आप कोई से मेथड लगा सकते हो, चाहे आपके पास में स्टेप डिवीजन लगाओ या फिर आपके पास में एज्यूम मीन लगाओ या डायरेक्ट मेथड लगाओ, सबसे क्या यही काम होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट अपने पास में सिपरमैन्स रैंक कोरिलेशन की। सिपरमैन रैंक कोरिलेशन आपके पास में कैसे होता है, कैसे अपने पास में क्या होता है, कुछ वैल्यूज ऐसी होती जो क्लार्क पियर्सन कोफिशिएंट में निकालना पॉसिबल नहीं था। जैसे आपके पास में कुछ क्वालिटीज ऐसी थी जिसको आपके पास में निकालना पॉसिबल ही नहीं था। जैसे कि कोई पर्सन आपके पास में 10% में से कोई पर्सन कितना ब्यूटीफुल है, कितना ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्टी और आपके पास में ये कुछ ऐसी वैल्यू थी, क्वालिटी आपके पास में कुछ ऐसी वैल्यू थी जिसको क्लार्क पियर्सन कोफिशिएंट कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो सिपरमैन आपके पास में क्या किया कि इसने क्या किया कि इसने उस वैल्यू का जजमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, कि हम उसको रैंकिंग कर देते हैं कि आपके पास में जितने भी पर्सन बैठे थे या जितने भी कैंडिडेट थे, जितना भी डेटा था, सबको रैंकिंग डिसाइड कर लेते हैं, और रैंकिंग के बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर देंगे कि आपके पास में रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना आएगा। मतलब तो सिपरमैन बेसिकली किस पे है, रैंक कोरिलेशन। सिपरमैन का दूसरा नाम रैंक कोरिलेशन भी कह सकते हैं कि रैंक आपके पास में डिसाइड करनी थी, तब अपने पास में रैंक के बेसिस पे कैलकुलेशन करने के लिए सिपरमैन रैंक कोरिलेशन यूज़ किया गया। ठीक है, इसका मतलब समझ लें, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द आपके पास में क्वांटिफाई द क्वालिटीज सच दैट द फेयरनेस, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। आपके पास में फेयरनेस, ऑनेस्टी और इस तरह की क्वालिटीज़ थी आपके पास में जिसको क्लार्क पियर्सन में कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, उसके लिए हमने सिपरमैन रैंक कोरिलेशन यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट आपके पास में क्या कहता है, रैंकिंग में बी ए बेटर अल्टरनेटिव्स टू द क्वांटिफिकेशन ऑफ द क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ की क्वांटिफिकेशन के लिए हो सकता है कि रैंक आपके पास में बेटर आपके पास में हो जाए, क्योंकि रिजल्ट आपके पास में क्या होता है, रिजल्ट जब किसी का डिक्लेरेशन किया जाता है तो उसके अंदर एक रैंक बनती है। ओके, रैंक आपके पास से मानते हैं कि रैंक सबसे बेस्ट होता है आपके पास में इस तरह की चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, रैंक कोरिलेशन प्रोवाइड्स द बेटर अल्टरनेटिव्स टू द सिंपल कोरिलेशन। जो रैंक कोरिलेशन है वो आपके पास में एक बेटर अल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है एज कम्पेयर टू द सिंपल कोरिलेशन। ओके, this coefficient provides the measure of a linear association between the ranks assigned to these units, not their values। ये क्या डिपेंड करेगा कि जो रैंक असाइन की जाती है उसकी वैल्यू पे अपने पास में मेजरमेंट किया जाता है, उसकी रैंक की वैल्यू का मेजरमेंट किया जाता है आपके पास में, उसकी वैल्यूज़ का नहीं। आई बात समझे, वैल्यूज़ की मेजरमेंट नहीं है, ये किसकी मेजरमेंट है, उसकी रैंकिंग का मेजरमेंट है, वैल्यू का नहीं है। जबकि क्लार्क पियर्सन किसका मेजरमेंट है, वैल्यूज़ है, उसके अंदर वैल्यूज़ निकालते हैं तो वैल्यूज़ का मेजरमेंट है। लेकिन बेसिकली रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड कराता है अपने को रैंक। दैट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ रैंक, ये रैंक का आपके पास में मेजरमेंट है। दैट इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स। जब आपको कोरिलेशन निकालना है आपके पास में तो उसके लिए फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे RS, है ना, स्फीयरमैन रैंक को आपके पास में। ओके, तो R इज इक्वल्स टू RS स्फीयरमैन रैंक को रिलेशन, दैट इज 1 माइनस सिग्मा
डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। एन क्यूब माइनस एन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस एन, एन को कॉमन लेके आपके पास में एन स्क्वायर माइनस एन भी लिख सकते हैं। ओके, तो रैंक कोरिलेशन आर एस ऑफ स्फीयरमैन, जिसको सुपरमैन भी कहा गया है ना, आपके पास में एस इज इक्वल्स टू 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ओके, एन क्यूब माइनस एन को आप क्या लिख सकते हैं, एन क्यूब माइनस एन को आप एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। दैट्स कॉल्ड स्फीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये कब कब यूज़ करना है, पहला जब रैंक आपको गिवन होगी तब यूज़ करना है इस फॉर्मूले का, और जब आपके पास में रैंक तो गिवन है, रैंक गिवन नहीं है तो रैंक अपन असाइन करेंगे जब रैंक इज़ नॉट गिवन एंड रैंक इज़ नॉट रिपीटेड। ना तो रैंक दी हुई है और न ही रैंक क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तब आपको ये यूज़ करना है आर एस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। दैट इज़ अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रैंक आपके पास में कोर्स रिलेशन ऑफ स्फीयरमैन। ओके, तो जब रैंक दी हुई होगी तो भी आपको यही यूज़ करना है, और जब रैंक दी हुई नहीं है और रिपीटेशन आपके पास में नहीं है तब आपके पास में रैंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा, तब इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ओके, और जब रैंक तो दी हुई नहीं होती है आपके पास में, रैंक अपन कैलकुलेट करते हैं, और रैंक जब रिपीटेड होती है बार बार रैंक आती है, तो आपका फॉर्मूला स्फीयरमैन रैंक कोरिलेशन आर एस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस m1 क्यूब माइनस m अपॉन 12। ये आपके पास में हर बार ऐड होता जाएगा, जितनी बार भी रिपीटेशन होगा उतनी बार ये ऐड हो जाएगा। डिवाइड में तो सेम रहेगा, यहाँ पे 6 भी रहेगा, सिग्मा डी स्क्वायर भी रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू आपके पास में है यहाँ से m क्यूब माइनस m अपॉन 12, ये जितनी बार रिपीटेशन ऑफ द डिजिट होगी उतनी बार लिखना पड़ेगा। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट के लिए लिखना पड़ेगा, अगर डिजिट रिपीट जितनी उसके लिए लिखना पड़ेगा आपके पास में इस फॉर्मूले को। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल, तो जिससे अपने को इसको अपन सही से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पास में। पहला है आपके पास में स्टूडेंट्स है कुछ ABCDEF, उसके लिए सॉन्ग्स के अंदर रैंक दे रखी है और पोस्टर्स के अंदर रैंक दे रखी है इतनी। तो आपके पास में रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा भैया रैंक हमें गिवन है, ओके, कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करना है आर एस इज इक्वल्स टू 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। एन वही आपके पास में क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका एन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में ये जो गिवन था स्टूडेंट्स ABCDE, रैंक R1 और रैंक R2, इन दोनों के डिफरेंस का नाम होता है डी। डी यानी कि डिफरेंस कितना, R1 माइनस R2। ओके, ये दोनों का डिफरेंस होता है डी, R1 माइनस R2 डिफरेंस होता है। तो R1 माइनस R2 कैलकुलेट कर दिया हमने, उसका क्या कर देंगे डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कर दिया हमने। तो आपके पास में रैंक आ रही थी उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो दैट इज अ डी स्क्वायर, तो उसका अपन ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर कर दिया। तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में 14। इस फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, पुट करना है। तो 1 माइनस 6 इंटू 14 अपॉन एन की वैल्यू 5 क्यूब माइनस 5 क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेट किया। तो रैंक आपके पास में रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्फीयरमैन इज इक्वल्स टू 0.3। रैंक जब गिवन होगी तब, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अपने पास में देखो, अब ये है, अब यहाँ पे क्या है कि रैंक नहीं है, रैंक अपने को बतानी है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है कि फिजिक्स और मैथ्स का डेटा अपने को गिवन है, ये फिजिक्स का डेटा है, ये मैथ्स का डेटा है, रैंक आपको गिवन है। जब रैंक आपको गिवन है तो आपके पास में इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन सॉरी रैंक गिवन नहीं है तो कैलकुलेट करना है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 47 आपके पास में, तो इसकी रैंक हो जाएगी 1। उसके बाद कौन है 47 के बाद 43, तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2। फिर 43 के बाद आपके पास में कितना है 35, उसकी रैंक हो जाएगी 3। फिर 35 के बाद आपके पास में कौन है 28 है, उसकी रैंक हो जाएगी 4। फिर उसके 28 के बाद में कितना है 23, तो उसकी रैंक हो जाएगी 5। फिर उसके बाद में 17, तो उसकी रैंक हो जाएगी 6। फिर उसके बाद में 10, तो उसकी रैंक हो जाएगी 7। फिर 9, तो उसकी रैंक हो जाएगी 8, और 6 है तो उसकी रैंक हो जाएगी 9। मतलब आपको क्या करना है कि हायर डेटा को तो फर्स्ट रैंक देनी है और लोअर डेटा को आपके पास में सबसे स्मॉलेस्ट रैंक देनी है। ठीक है, तो लोअर डेटा को 9 और हाईएस्ट डेटा को कितनी दे दी है आपने 1। ऐसे ही आपको क्या करना है मैथ से डेटा में भी ऐसे ही, हाईएस्ट को तो देना है फर्स्ट, ओके, और लोएस्ट को देना है आपके पास में सबसे लास्ट वाला नंबर। तो ऐसी रैंक आपके पास में डिसाइड करनी है। तो बस हमने रैंक दे दी, आगे का काम तो वही करना है जो भी अपन ने किया था। क्या फाइंड करेंगे डी, तो आपके पास में हमने फाइंड किया डी, ये रहा आपका डी। डी को क्या कहा था अपन ने R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 करके डी आ जाएगा। ये आपके पास में R1 आ गया, ये आपके पास में R2 आ गया। ठीक है, अब R1 माइनस R2 करना है आपके पास में, दैट इज़ अ -2, दैट इज़ आपके पास में 3 माइनस 5 करेंगे -2, दैट इज़ 2। 1 माइनस 2 करेंगे माइनस का 1, दैट इज़ अ 0।
7 माइनस 8 करेंगे -1 दैट इज़ 1, 8 माइनस 7 करेंगे दैट इज़ 1, 9 माइनस 9 माइनस 0 आपके पास में ये, तो कुछ वैल्यू के आगे माइनस भी आएगा। जब आप स्क्वायर करेंगे डी स्क्वायर निकालना है तो डी स्क्वायर करेंगे तो सभी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, इन सबका करना है सम, तो ये हो गया इन सबका सम दैट इज़ कितना 12 डी स्क्वायर होता है तो 1 माइनस 6 डी स्क्वायर हो गया अपॉन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस आपके पास में वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले के अंदर। तो आपके पास में रैंक और रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या करेंगे आप एन क्यू माइनस एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कर दो तो 0.9 आ रहा है, तो सिपरमैन रैंक रिलेशन इज सेट टू बी 0.9। जब रैंक नहीं गिवन होगी तो रैंक हम देंगे। अब अपने पास में चलेंगे ऐसा जिसके अंदर आपके पास में क्या है कि रैंक रिपीट हो रही है, क्या हो रही है रैंक रिपीट हो रही है। जैसे आपके पास में यहाँ पे एक्स और वाई देख सकते हो, आपके पास में ये एक्स और ये वाई है, एक्स और वाई देख सकते हैं आपके पास में। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपके पास में हम देखेंगे कि एक्स की वैल्यू ये वाली सारी है, एक्स की वैल्यू आपके पास में ये वाली है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। तो आपके पास में क्या होता है रैंक ऑफ एक्स आर डैश, एक्स की रैंक निकाली। एक्स की रैंक जब निकालने गए तो हमारे पास में सबसे हाईएस्ट रैंक निकालने गए तो हमने कहा कि 45 की 1 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 42 की 2 आ गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। 40 की 3 आ गई, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। 45 की 1 आ गई, ये 42 की 2 आ गई, ये ले ली हमने, ठीक है। 40 की आपके पास में 3 आ गई, ये 3 आ गई। फिर जब हमने क्या किया, जब उसके बाद चले तो हमारी दो जगह क्या था 35 था, तो हम दोनों की रैंक को 4 नहीं कह सकते और न 4 कह सकते। तो क्या करना पड़ेगा, इस 35 को तो हमने कहा कि 4 पे है, ये 35 कितने पे 5 पे है, तो आपको एवरेज रैंक निकालनी पड़ेगी 4 + 5/2 9/2 दैट इज़ 4.5। पोजीशन ऑफ जो आपके पास में एलिमेंट आ रहा है, ये 35 कितने पे आ रहा है 4 पे नाम दे दिया, इस 35 को उसके आगे कितना आ जाएगा 5, इसके आगे एक और होता तो कितना आता, वो आता 6 पे आता। तो इसकी जो पोजीशन आपके पास में आ रही है रैंकिंग की 4, नेक्स्ट वाले कितना नाम आ रहा है 5/2 कितना हो जाएगा आपके पास में 4.5। तो इस 35 की रैंक 4.5 और इस 5 की भी रैंक कितनी हो जाएगी 35 की 4.5। ओके, एक और होता तो कितना हो जाता, जैसे 6 होता, एक और 35 होता तो उसके लिए 6 होता, तो 4 + 5 + 6 होता, तो उसके लिए अगर एक और 35 होता तो 6 होता, 6 डिवाइड बाय कितना हो जाता 3 हो जाता। आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो भी रैंक आती है आपको उसकी पोजीशन लेनी है, ये 4 पे आएगा, उसके आगे वाला 5 पे आएगा, 4 + 5 डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालना है, तो दैट्स कॉल्ड एवरेज रैंक। एवरेज रैंक आ गई एक्स की, तो दोनों की सेम रह जाएगी। अब वाई की भी रैंक निकाली, ये आ जाएगी। अब क्या करना है आपके पास में, अब देखो, अब अपन ने बात क्या की थी कि जब आपके पास में रैंक रिपीट हो रही है तो कितने डिजिट रिपीट हुई है, एक ही डिजिट तो रिपीट हुआ है, कौन 35। तो एक बार 1/12 m + m² आपका यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा एक बार के लिए, 1 - σd² + m² - m/12 अपॉन n³ - n। एक बार और होगा तो इसका आगे एक और वैल्यू पड़ेगी, एक बार और होगा तो एक और वैल्यू बढ़ेगी। तो जितनी बार डिजिट रिपीटेशन होगा, 35 रिपीट हुआ तो उसके लिए एक बार लिखा गया, 40 और रिपीट होगा तो +m³ - m/12 एक बार और लिखा जाएगा, एक बार और कोई रिपीट होगा तो प्लस आगे बढ़ता जाएगा। ये किस पे ऊपर डिपेंडेंसी है, डिजिट के ऊपर। m की वैल्यू कितनी, वो रैंक कितनी बार रिपीट हुई है, तो आपके पास में m की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि रैंक कितनी बार रिपीट हुई है, रैंक 2 बार रिपीट हुई है, 4.5 2 बार आया है, तो m की वैल्यू तो हो जाएगी 2। और ये कितनी बार लिखना है, ये एक बार लिखा है, क्योंकि 35 एक बार आपके पास में एक डिजिट रिपीट हुई है। ओके, तो आपके पास है वही, पहले आपको क्या निकालना है, डी निकालना है, डी निकाल दिया, डी स्क्वायर करना है और उसका क्या करना है सिग्मा, और उसको उठा करके क्या करना है आपको यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया सिग्मा डी स्क्वायर और m की वैल्यू 2, क्यों, क्योंकि 4.5 कितनी बार रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, दैट इज़ 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.214। ओके, इसका आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये आपके पास में क्वेश्चन था, आपके पास में ये है। अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपके पास में क्या करना है, आपको रैंक डिसाइड करनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके लिए रैंक डिसाइड करने गए, इसके लिए जैसे ही आपने रैंक डिसाइड की इसकी, तो आपके पास में देखो क्या आ रहा है। हमने कहा कि जब अपने पास में हमने रैंक इसकी डिसाइड करी, ये एक्स था, ये हमारा पूरा वाई था। जब हम एक्स की रैंक लिखने गए स्टूडेंट्स, तो एक्स की रैंक में हमने पास में 10 आ गया, आपके पास में 1 आ गया, 90 सॉरी आपके पास में पहले एक्स की बात कर रहे हैं, तो आपके पास में सबसे पहले एक्स की आपके पास में रैंक देंगे 1। तो आपके पास में एक्स में 1 कौन सा था 18, तो 18 पे कितना आ गया 1 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं था। 15 पे कितना आ गया 2 आ गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं था। ऐसे ऐसे आपके पास में 3 की दे दी, 4 की दे दी, 5 की दे दी, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपके पास में ये हो गया,
जो 6th नंबर पे डिजिट थी वो आपके पास में 8 आ रहा है, 7 पे भी 8 आ रहा है। तो हमने कहा कि आपके पास में इन दोनों की रैंक कैसे निकलेगी, 6 + 7/2, तो 13/2 कितना हो जाएगा 6.5। तो इस 8 की रैंक कितनी हो जाएगी 6.5 और इस 8 की रैंक कितनी हो जाएगी 6.5। ओके, तो दोनों की रैंक की जो पोजीशन थी 7 और 8 उन दोनों को सम करेंगे /2, तो आपके पास में इसकी तो हो गई 6.5 और इसके भी कितनी हो जाएगी 6.5, इन दोनों की 6.5 होगी। ठीक है, अब क्या करना है आपके पास में, और भी रैंक निकालनी थी। फिर आपके पास में 7 की तरफ आपके पास में 5 हो गया, 6 हो गया आपके पास में। ओके, तो अब अपने पास में ये हो गया कि आगे वाली जो वैल्यू थी उसके लिए भी देखा, तो उसके लिए भी आपके पास में आ रही है। तो क्या हो गया कि 5 जो था, 5 यहाँ पे भी था और 5 यहाँ पे भी था, तो आपके पास में तो 7 और 8 ऐड हो जाएंगे। ओके, 7 और 8 ऐड हो जाएंगे, उसका एवरेज निकल जाएगा आपके पास में। तो क्या हो जाएगा कि जो भी पोजीशन ऑफ द वैल्यू है आपके पास में, ओके, उन दोनों को क्या करेंगे पोजीशन वाइज सम करेंगे, /2 करेंगे, तो आगे आपके पास में रैंक। तो क्या हो जाएगा 8 की रैंक निकल गई 6.5, इस 8 की रैंक निकल गई 6.5। उसके बाद आपके पास में चलेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपके पास में कितना आ रहा है, दैट इज़ 5 आ रहा है और आपके पास में 5 आ रहा है। तो इसका एवरेज ले लिया, दोनों की पोजीशन की रैंक का आपके पास में एवरेज ले लिया, 8.5 आपके पास में एवरेज आ गया। तो हमने देखा कि और x की रैंक निकल गई, y की रैंक में कोई रिपीटेशन नहीं था तो कोई रिपीट नहीं किया। अब आपके पास में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि एक तो 8 रिपीट हो रहा है और एक कौन रिपीट हो रहा है 5 रिपीट हो रहा है। मतलब फॉर्मूले में आपको क्या करना, 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे 2 बार लिखना पड़ेगा समझो, 6 और ब्रैकेट के अंदर d², तो पहला 1/12 m³ - m, ये किसके लिए, ये आपके पास में 8 के लिए, 1/12 m³ - m, ये किसके लिए, ये इसके लिए 5 के लिए। और भी कोई होता चाहे 8 y में भी होता, अगर y में भी कोई रिपीटेशन होता तो वो भी प्लस करके हम इसको आगे लिखते। ओके, अगर y में भी कोई रिपीटेशन होता तो आपके पास में 12 m³ - m एक और आगे लिखा जाता। y में भी रिपीट हो रहा है तो भी जितनी बार जो भी डिजिट रिपीट हो गई उसके लिए एक डिजिट के लिए कितना 1/12 m³ - m, 2 डिजिट के लिए कितना आपके पास में 2 बार लिखना, 3 डिजिट के लिए 3 बार लिखना, 4 डिजिट के लिए 4 बार लिखना। अब आपके पास में आपने लिख दिया, क्योंकि आपने देखा पोजिशन वाइज आपके पास में 6.5 आ रहा है और 8.5 आ रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया, m की वैल्यू निकालनी है। तो पहला वाला ये किसके लिए लिखा था, ये हमने 8 के लिए लिखा था। तो 8 आपके पास में 8 की जो रैंक थी 6.5 वो कितनी बार आई है, वो 2 बार आई है, तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी। दूसरा किसके लिए था 5 के लिए, 5 की रैंक कितनी थी आपके पास में 8.5, वो कितनी बार आई, वो भी 2 बार आई। तो m की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो गई 2 हो गई। हो सकता था आपके पास में m की वैल्यू यहाँ कुछ और हो जाता है, m की वैल्यू यहाँ कुछ और हो जाएगा, वो डिपेंड्स करेगा कि रैंक कितनी बार रिपीट हुई है। 2 बार रिपीट हुई है दोनों की, इसलिए m की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। अलग अलग होता हो सकता है 6.5 आपका 2 बार आया है और 8.5 आपका 3 बार आता, तो इसके लिए m की वैल्यू 3 हो जाती है और इसके लिए m की वैल्यू आपके पास में 2 हो जाती। बस फिर तो क्या था, फिर आपके पास में d निकालना था, r1 - r2 कर दिया, d² कर दिया, आपके सिग्मा कर दिया, तो d² की वैल्यू कितनी आ गई 3, वैल्यू इसके अंदर पुट कर ली, आपके पास में m की वैल्यू 2 पुट कर ली, d की वैल्यू सिग्मा d² 3 पुट कर लिया, कैलकुलेशन कर दी, कैलकुलेशन करने के बाद 0.976 आपका क्या आ जाएगा रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन। ओके, तो एग्जाम के अंदर क्या आएगा आपके पास में, कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन आएगा तो भी एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, और आपके पास में नाम आ गया एक्सपेरिमेंट रैंक कोरिलेशन, तो भी आपको यही फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसके बेसिस आपके 17 हो जाएगा। आपके पास में एग्जांपल अच्छे से करें, क्वेश्चंस भी इससे रिलेवेंट है जो रैंक निकालने के हैं, और आपके पास में ये है तो फॉर्मूले का ध्यान करें, ये कब यूज़ करना है आपको, एक आपके पास में ये कब यूज़ करना है फॉर्मूला, और आपके पास में सिंपल सा जो बेसिक फार्मूला है जो हमने आगे पढ़ा था आपके पास में, इसको कब यूज़ करना है वो। ओके, तो आप वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो आपके पास में ये समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना चैप्टर नंबर 17। जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, जो एग्जाम्पल है वो आपके पास में देखे अच्छे से, और इसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ अवर चैप्टर कौन सा, दैट इज 17 कोरिलेशन एनालिसिस, जिसके अंदर आपके पास में स्कैटर डायग्राम है, जिसके अंदर क्लार्क-पियर्सन है, और इसके अंदर एक्सपेरिमेंट रैंक कोरिलेशन। ओके स्टूडेंट्स।